रोहित आज तक पर रोज शाम 5 बजे दंगल करते थे, 10 बजे दस्तक देते थे। वो कई बार खबरदार करने भी रात 9 बजे यहीं इसी स्टूडियो में आया करते थे। टीवी न्यूज एंकर्स में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम से उनका शो जाना जाए, पहचाना जाए। रोहित उन्हीं चंद लोगों में से एक थे। रोहित की खासियत थी कि वो स्टूडियो में हो तो बस सटीक, निर्भीक और सीधी बात दर्शकों तक पहुंचती थी। रोहित के पास अभी अपने करियर में और बुलंदियां हासिल करने के अनंत मौके थे। असीमित आकाश का विस्तार उनके सामने पड़ा हुआ था, जहां उनकी पत्रकारिता का पैनापन दिखाई देता था। लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था। रोहित का शो अब खत्म हुआ है, लेकिन रोहित ने जो कुछ भी हासिल किया, उन्होंने पत्रकारिता को जो तेवर दिए, मुद्दों को बेबाकी से कहने का जो हौसला दिया, उससे उनकी विचार यात्रा कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं थकेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो रहा है दंगल का। देश की धड़कनों के साथ जुड़ी हुई ये आवाज खामोश हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का। हो गया, सारी वैक्सीन आप ही मांग रही है ना, और तो देश में कोई है ही नहीं जो ये कह रहा हो कि वैक्सीन चाहिए। हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन कहने का एक सुर है, एक लहजा, एक तरीका है, और उसी पे मैंने सवाल पूछा था, आपको चुप गया। यहाँ सबको समझ में आ रहा। देश के ज्वलंत मुद्दे के दंगल में जवाबदेहों से सवाल पूछने वाली आवाज अब सिर्फ यादों की थाती रह गई। ये असल में मसला वैक्सीन पाना नहीं था, मसला बवाल बनाना था, जिसमें आप कामयाब हैं इस समय। तो रोहित जी, आपको लगता है कि वैक्सीन ना होने पर देश में सरकारें मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है सुप्रिया जी, मुझसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के प्रति मेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आपको वैक्सीन चाहिए था, आपने स्वास्थ्य मंत्री से बात की। मैं आपसे लड़ भी नहीं रही हूं। आपको वैक्सीन पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना था या मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाना था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में जैसे वज्र गिर गया। देश के जाने माने और आज तक के चैनल के दिग्गज एंकर रोहित सरदाना को काल ने हम सभी से छीन लिया। आप लोग दंगल देखते हैं, यही बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर। रोहित तुम आ गए? अच्छा मैं मेकअप उतार दूं? हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ। हाँ मैं हूँ, तू जा। परिवार में सब साथ रहते थे, बच्चों के बर्थडे साथ मनाते थे हम लोग। कभी नहीं सोचा था अभी कोई खबर आए। आई स्टिल बिलीव। हम इतने फोन लेते हैं, मैं किसी को भी फोन करूँ बोले नहीं वो ठीक है, वो आ जाएगा वापस। इस दर्द की कोई इंतहा नहीं है। जिस साथी के साथ घंटों बातें होती रही हो, जिसका मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने नाचता रहा हो, हर किसी के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहने वाले किरदार का यूं जाना, साथियों का कलेजा फट रहा है ये सोचते हुए, ये बोलते हुए कि रोहित सरदाना अब नहीं रहे। कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी। रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि कोरोना के इस काल में इस तरह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सिर्फ 42 साल, ये कोई इस दुनिया से जाने की उम्र थी? अभी तो उड़ान का वक्त था, अभी तो तमाम सपने पूरे होने बाकी थे, अभी कई मंजिलें बाकी थी। घर में पत्नी, 2 छोटी बेटियां, बेटियों के साथ रोहित की तस्वीरें, उनसे जुड़ी यादें साथियों को बेचैन कर रहे हैं। आंसुओं की धार फूट रही है। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज्यादा पजेसिव, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियां हैं। उनके एक हंसता खेलता परिवार हमेशा
एक फोटोग्राफ्स आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी, और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। उनके 2 बच्चे उनको प्यार करते हुए दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, वो एपीजे नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको तो इतनी समझ भी नहीं है, जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। मैं इससे पहले की राजनीतिक सवाल पूछता, आपने खुद ही उसमें राजनीति ला दी है, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। जब आप खुद कह रहे हैं अनुपम खेर इतने पॉजिटिव आदमी है, पिछली बार जब ऐसा विवाद हुआ था तो उन्होंने कह दिया था उनको सलाह दूंगा प्राणायाम कर लें। इस बार ऐसा क्या हो गया? जब आप कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन शाह हैबिचुअल ऑफेंडर है, फिर क्यों रिएक्ट किया अनुपम खेर ने? आज तक की बुलंद आवाज थे रोहित सरदाना। रोहित के करोड़ों चाहने वाले थे। शाम 5 बजे उनके शो दंगल के लिए पूरा देश उनका इंतजार करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो रहा है दंगल का। धाकड़ पत्रकार के तौर पर पूरा देश उनका लोहा मानता था। कभी झुके नहीं, कभी डिगे नहीं, सवाल पूछने में कभी हिचके नहीं। और इंटरव्यू था, आप कह के बार बार बात को घुमाना चाह रहे हैं। उसी इंटरव्यू में उन्होंने नसीर साहब ने बोला ना अनुपम खेर के बारे में, या तो अनुपम खेर के बारे में जब सवाल आया तो वो बोल दिए होते कि भाई अनुपम खेर पर इंटरव्यू कर रहे हो क्या मेरा? रोहित जी, जिस चीज पर इंटरव्यू कर रहे हो उस पर रहो। इंटरव्यू नहीं था जब उन्होंने कहा साइकोपैथ, उन्होंने कहा क्लाउन, तो जवाब तो आएगा ना सामने से। कभी सोचा नहीं था कि देश के सबसे होनहार पत्रकार के लिए, टेलीविजन के सबसे बेखौफ एंकर के लिए और अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए था शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोरोना की रिपोर्टिंग करते हुए ये भयावह सच हर जगह देखा। कभी सोचा ही नहीं कि इतने करीब से देखना पड़ेगा। रोहित सरदाना, मैं उनकी पत्रकारिता की स्टाइल की फैन थी और हूं भी। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लगातार बोला करते थे, पर रोहित को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोशल मीडिया पर उनके तीखे कटाक्ष, टीवी स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस, रोहित के पास हर बात का तर्क था। हमेशा उनके पास शब्द कभी कम नहीं पड़ते थे। फिर सांसें क्यों कम पड़ गईं? ये जाने की उम्र नहीं थी रोहित, ये जाने का समय बिल्कुल नहीं था। तुम तो कभी नहीं हारते थे। इतना सरल नहीं है, तुम मांग लो सदस्यता। देखो मैं टीएमसी से नहीं हूं ना अभी। नहीं टीएमसी से रहता तो मैं भी कोशिश कर लेता शायद। जिंदगी का दंगल कैसे हार गए रोहित? तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब था। तो मदारी बनिए आप। अगर मैं मदारी हूं तो बंदर कौन है आप खुद सोच लीजिए ना। मुझे क्या प्लीज। जीवन का ये जवाब कैसे नहीं ढूंढ पाए रोहित? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। तुम कभी निशब्द नहीं थे। आप आए आज तक पर, आपने हमसे बात की, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया नहीं कहूंगा सर, मैं गेट वेल सून कहूंगा। गेट वेल सून। हमें निशब्द क्यों छोड़ा रोहित? अयोध्या, और मैं वो आदमी हूँ जिसकी स्पॉट रिपोर्टिंग में इस केस का फैसला हो गया, तो मैं जीवन भर और मेरे बाद भी सब लोग इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रहित के वो सवाल, सबूत किसने मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के? वो असहज मुद्दे। आपको अच्छा लगेगा कि जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, जिनको आप अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं, जिनमें आपकी आस्था है, आपसे कोई कहे कि जाओ अदालत में साबित करके आओ इनका जन्म कहां हुआ था, लाओ इनका आधार कार्ड लेके आओ, इनका राशन कार्ड लेके आओ, अच्छा लगेगा आपको? तुम नहीं तो कौन रोहित? तुम नहीं तो कौन? नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना और आज दस्तक में हम व्यवस्था से पूछने वाले हैं कि कोरोना की दस्तक को उसने वक्त रहते क्यों नहीं सुना, क्यों इंतजाम पर्याप्त नहीं हुए, क्यों जनता को इतनी मुश्किल में डाल दिया गया। जब ये सब बीत जाएगा, या तो हम भी बीत जाएंगे या हम फिर मिलेंगे तो आंसुओं के साथ, फिर मिलेंगे बीते वक्त के साथ। हम बताएंगे हम पर क्या गुजरी, तुम बताना तुम इससे कैसे उभरे। जब ये सब बीत जाएगा, या तो हम भी बीत जाएंगे या हम फिर मिलेंगे। हद क्या है या क्या होगी पता नहीं, हम तैयार हैं या टूट चुके पता नहीं। बस सोकर उठ जाते हैं, शुक्र है, कल फिर सुबह होगी पता नहीं। जब ये सब बीत जाएगा, या तो हम भी बीत जाएंगे या हम फिर मिलेंगे। खो खो वाला खेल लौट आया है।
अपनी अपनी बारी की आशंका से मन घबराया है। जब रोक नहीं पाए तुम अपने जिगर के टुकड़ों को हाथ जोड़ के थाम लो, हिस्से में जो भी आया है। जब ये सब बीत जाएगा, या तो हम भी बीत जाएंगे या हम फिर मिलेंगे। आज हम आपको मुंबई के एक ऐसे दंपत्ति की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिनकी अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, पर वो उन्हें दरकिनार रख के कोरोना मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। अपनी 80 ज्वेलरी बेचकर इन्होंने गरीबों के लिए 8 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लिए हैं। 16 साल टीचर रही और अब बेड रिडन हो गई रोजी सल्धाना और उनके पति पास्कल सल्धाना अब तक 8 लोगों की जिंदगियां बचा चुके हैं। मुंबई के मालवड़ी में रहने वाली रोजी डायलिसिस पर हैं। ब्रेन हैमरेज हो चुका है, कोमा में भी जा चुकी हैं, पर इस हाल में भी दोनों पति पत्नी में दूसरों की मदद करने का जज्बा है। ये कोरोना मरीजों को मुफ्त में सिलेंडर देते हैं। रोजी के सुझाव पर पति पास्कल सल्धाना ने रोजी की 80,000 की ज्वेलरी बेच दी और उससे 8 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे। जिस भी कोरोना मरीज को जरूरत होती है उसे ये सिलेंडर देते हैं और काम हो जाने के बाद उसे वापस लेकर दूसरे जरूरतमंद की मदद करते हैं। सल्धाना परिवार ने गरीबों को अनाज देकर भी उनकी मदद की है। हालत तो बहुत खराब है मुंबई में, क्या कर सकते हैं, बहुत खराब है। तो इसमें हमारे पास जितना हो सके हम करते हैं। हम कोई पैसे वाले नहीं है, हम भी एक मिडिल क्लास के आदमी है। हमारा वाइफ बोला जितना होता है उतना करो, हम कर रहे। जैसे क्या है, हम फ्री में ही दे रहे। जैसे अगर कोई आते, मतलब अच्छे लोग आते तो उन लोगों को रिफिलिंग का जो है वो 500 रुपये देके जाते हैं। क्यों देके जाते हैं, बोलते नहीं हम हमारे पास से अब कोई दूसरे को भर के दे दो, ठीक है। तो कैसा है फाइनेंशियली, ऐसा है क्या, अगर कोई देता भी है, मतलब वो देता है तो कुछ काम आता है और वो गरीब को भी दे देता है, मतलब फ्री में भी दे देता है। कई साल पहले रोजी की किडनी फेल हो गई थी, तब से उनकी डायलिसिस होती है। रोजी कई बार कोमा में जा चुकी हैं, उन्हें ब्रेन हैमरेज हो चुका है, वो चल फिर नहीं सकती। परिवार रोजी के इलाज पर 2 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च कर चुका है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में कोरोना से बुरा हाल है। राज्य सरकार का मानना है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने की वजह से केसेस बढ़े नहीं हैं। अगर सरकार ने ये नहीं किया होता तो अब तक राज्य में कोरोना के 9 से 10 लाख एक्टिव केस होते। फिलहाल जो स्थिति है उसे देखते हुए और कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। आज जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 1 मई यानी कि कल से वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। जी एक शक्यता होती 9.5-10 लाख ऍक्टिव्ह पेशंट आज आपल्या महाराष्ट्रात साधारणतः आपण आज 6-6.5 लाखापर्यंत स्थिरावून ठेवलेली आहे। अजूनही रुग्णवाढ उतारायला लागलेली नाहीये, पण वाढ होत होती ती मात्र आपण थांबवलेली, एक स्थिरावलेली आहे। पहिली लाट येऊन गेली, दुसरी लाट ही आता आपण अनुभवतो आहोत, पण तिसरी लाट येणारच नाही असं कोणी खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही। किंबहुना आता तज्ञ म्हणायला लागलेले आहेत की तिसरी लाट ही सुद्धा येणार आहे। मग आतापासून आपण तिसऱ्या लाटेच्या ही संकटाला तोंड देण्याची तयारी ही सुरू केलेली आहे। हे आता आपण ऑक्सिजन वगैरे जे काही वाढवतो आहोत त्याला कदाचित आणखीन 8-15 दिवस लागतील। आपल्यावरती सुरुवातीला काही जणांनी टीका केली की महाराष्ट्र काय करतोय, महाराष्ट्रामध्ये रुग्णसंख्या बघा कशी वाढते, लॉकडाऊन लावू नका, आम्ही आता सहन करणार नाही। पण आता जर का आपण तो लॉकडाऊन सारखी परिस्थिती, निर्बंध लावले नसते तर काय परिस्थिती झाली असती हे देशातलं इतर चित्र बघितलं तर लक्षात येतं।